नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी आपका स्वागत करता हूं हिंद टीवी की एक विशेष प्रस्तुति खास बातचीत में। खास बातचीत कार्यक्रम में हमारे साथ आज जुड़ेंगे भाजपा के युवा फायरब्रांड नेता नीरज सिंह, जिनका गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक जलवा है, जिनका पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आसपास के कई राज्यों में जिनका जलवा है, जिनके लिए बहुत बड़ी मांग उठी थी। देश भर के कम से कम 10 से 12 राज्यों से मांग उठी थी कि उनको भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए। युवा दिलों की धड़कन है, बहुत लोगों को चाहने वाले हैं, बहुत लोगों की सहायता करते हैं। नीरज जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा ये है, लॉकडाउन कैसा कटा? लॉकडाउन मेरे लिए तो काफ़ी कुछ आत्ममंथन करने का एक अवसर था। मैंने व्यक्तिगत रूप से पूजा पाठ, अध्ययन और शारीरिक व्यायाम, इन सब के बीच में और अपने माता पिता के साथ पहली बार एकांत में समय बिताने का अवसर मिला। और साथ ही साथ ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ पर ऐसे लोग जो भूख के कारण, गए हुए रोजगार के कारण परेशान थे, उन सब के लिए भी काम करने का एक अवसर मिला। और समझ में आया कि अगर हम सभी एकत्रित हैं, संगठित हैं, एक मुट्ठी हैं, तो कोई भी बड़े से बड़ा कोई संक्रमण काल आ जाए, हम उस पर विजय से ही प्राप्त करते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि बहुत ऐसा समय नहीं आया कि इतना टाइम परिवार के साथ या माता पिता के साथ आपने गुजारा, क्योंकि आप भी पिता हैं, तो बेटी का क्या रिएक्शन था इतने एक शब्द इतने दिन तक साथ साथ रहना? उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय था कि मैं इतने समय उनके साथ रहा। पर यह है कि बच्चों के साथ सामाजिक जीवन में काम करते हुए वो समय नहीं मिल पाता। ये संक्रमण काल ऐसा था जब लॉकडाउन, हम कहीं बाहर निकलना हमारे प्रतिबंधित था, तो हमारे भी हाथ बंधे हुए थे, पांव बंधे हुए थे। हमने बच्चों के साथ काफ़ी समय बिताया। तो जैसे सामाजिक जीवन में, सामान्य जीवन में जब लॉकडाउन नहीं था या कोविड नहीं आया था, तो हमने खुद देखा है आपका बड़ा व्यस्त कार्यक्रम पूरे दिन का रहता है। आप सुबह 6 बजे से लोगों से मिलना शुरू कर देते हो, देर रात तक लोग आते रहते हैं, कार्यक्रम भी लगते रहते हैं। तो ऐसे में एकदम से घर पे बैठ जाना, किसी का ना आना, किसी से ना मिलना, अजीब स्थिति नहीं हुई थी? नहीं, यह अपने आप में एक अलग अनुभव था। और शुरुआती कुछ दिनों तो समस्या रहती थी। सुबह यही होता था, मन में प्रश्न होता था कि आज क्या करेंगे। पर धीरे धीरे यह समझ में आया कि ऐसी कई चीज़ें जो हम जीवन के छोटी छोटी चीज़ें जिसका हम आनंद लेना भूल गए थे, और कहीं ना कहीं इस चकाचौंध में, इस प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में हम भी एक तरीके से मशीन के रूप में शामिल हो गए थे। अपने अंदर जो अपना व्यक्तिगत जो एक है, उसको बहुत कुछ ढूंढने का अवसर मिला। तो मेरे लिए बड़ा ही एक सुखद अनुभव था। आत्ममंथन चल रहा था, पर कष्ट भी था कि इस पूरे समय में जो मैं परिस्थितियां देख रहा था, लोगों की समस्या, रोजगार जा रहे थे, लोग डर कर अपने अपने गांव भाग रहे थे। हम लोग भी गाजियाबाद बॉर्डर पे अपने एनजीओ के माध्यम से हम लोगों ने काम किया, पर सरकार ने भी अपनी भूमिका का बहुत अच्छा निर्वहन किया। बहुत मिला जुला एक अनुभव है। सोशल मीडिया पे लॉकडाउन के दौरान एक बहुत कॉमन चीज़ थी, महिलाएं नहीं पुरुष कुकिंग सीख रहे थे, नई नई डिशेज बनाकर डाल रहे थे। आपने कुछ ऐसा प्रयोग किया? नहीं, ये मुझे जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मुझे चाय बनाने ज़रूर आती थी, पर इसके बाद मैं समझ गया कि मैं चाय बनाने भर का ही हूँ। तो मुझसे कुकिंग के क्षेत्र में मैं ज़्यादा परिपक्व नहीं हो पाऊँगा, और तो इसलिए मैंने फिर हाथ नहीं आजमाया। पर हाँ, इस समय मैंने पढ़ाई अच्छी खासी करी, अखबारों के सभी संपादकीय एडिटोरियल्स पढ़ा, और पूजन में ज़्यादा समय देने लगा, और योगा में पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अगर 5-6 महीने और किया तो मैं आचार्य के रूप में शिक्षा भी दे पाऊंगा। योगा की आप बात कर रहे हैं, फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम भी जानते हो, सभी जानते हैं कि आपको खेलने का बहुत शौक है। ये पहले से ही था या अभी जुड़ गया? आप 2 बार चोटी भी हो चुके हैं खेल में, तो चोट भी आपने 2 खाई। मैं प्रदेश स्तर तक खेल चुका हूँ, और अलग अलग खेल के क्षेत्रों में मेरी रुचि भी रही है। और मुझे लगता है कि मन, मस्तिष्क
और शरीर, तीनों को जोड़ने का काम और अंदर से व्यक्ति को शांत करने का काम जो है खेल करता है। इस खेल की महत्ता को समझने की आवश्यकता है और मुझे जो खिलाड़ी होते हैं उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान रहता है। यह व्यक्ति को बहुत स्थिर और बहुत ही शांत बनाता है और सकारात्मक सोचने की भी क्षमता देता है। विषय से अलग एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। आपको खुद भी बताया कि पब्लिक आपसे बहुत प्यार करती है। बिल्कुल राजनीतिक से जुड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ये ना समझे कि मैं राजनीति से जुड़ रहा हूँ। गाजियाबाद आपका बहुत आना जाना होता था, एकदम से आपने गाजियाबाद आना बंद किया, क्या वजह रही? नहीं, मुझे लगता है कि लोग यह मानते थे कि मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य है वहाँ आने जाने से, और मुझे किसी को, व्यक्ति को, चाहे वो हमारा विरोधी क्यों ना हो, उसको कष्ट देना अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कि जो जुड़ाव है वो हृदय का जुड़ाव है, हम लोग एक परिवार के रूप में जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, जितनी इस पार्टी की उम्र उतनी मेरी उम्र है, हम लोग कर्म धर्म वचन नाम से भी कमल नीरज अर्थात कमल ही। तो हमारे एक परिवार का सदस्य, जब हम कुछ नहीं इस पार्टी के लिए कर पाते थे तो कार्यकर्ताओं के लिए अपने हाथों से जाकर पानी भर कर लाते थे। तो वो जुड़ाव तो जीवन पर्यंत रहेगा। वह किसी क्षेत्र, किसी सीमा, किसी विधानसभा, किसी संसदीय क्षेत्र से बढ़कर, और वो जीवन पर्यंत रहेगा। जब तक ये सांस है वो टूटना नहीं। गाजियाबाद हमारा परिवार के साथ जो सम्मान, जो प्रेम वहाँ से मिला है, मैं अगर उसका एक अंश भी लौटा पाऊँ, उसका 1/10वां अंश भी लौटा पाऊँ, तो मुझे लगता है मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। लखनऊ पे बात करते हैं। लखनऊ को अभी मैंने आपका ट्विटर हैंडल भी चेक किया था कि फ्लाईओवर को लेकर आपने कुछ लिखा था। क्या फ्लाईओवर को बनकर लखनऊ के क्या लाभ होने वाला है इससे? देखिए, लखनऊ एक कैपिटल है। यहाँ पे करीबन हर रोज 15 से 20% आबादी वो आती है जो शहर के बीच से होकर निकलती थी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिंग रोड वहाँ पर बन रहा है, 105 किलोमीटर का। इतनी बड़ी सड़क जो है जो कहीं पर भी अभी नहीं है। तो अब किसी को कहीं कानपुर जाना था, किसी को हरदोई जाना था, तो शहर के बीच से होकर जाता था। अब वो रिंग रोड के माध्यम से बाहर निकल ट्रैफिक से बच जाएगा। ट्रैफिक से बचेगा, आवाजाही में लोगों को आसानी होगी। ट्रैफिक की व्यवस्था, जब गाड़ियों की संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है प्रदूषण कम होगा। और कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र को विकसित होने में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं वो बाहर के लोगों को आकर्षित करता है। आज दिल्ली क्यों है? क्यों दिल्ली के आसपास के क्षेत्र विकसित दिखाई देते हैं? क्योंकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा हुआ है। वहाँ 105 किलोमीटर की रिंग रोड बढ़ रही है, तो दिल्ली के तर्ज पे जैसे निजामुद्दीन है, जैसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उसी तरीके से वहाँ पर भी अब आलमबाग का आलमनगर का स्टेशन जो है उसको बनाया जा रहा है। गोमती नगर के टर्मिनल का काम चालू हो गया। चारबाग तो वहाँ का पुराना स्टेशन है ही, और वहाँ पर टर्मिनल 3 एयरपोर्ट का तो पूरे विश्व से जोड़ा जाएगा। और कनेक्टिविटी जैसे जैसे लखनऊ की बेटर हो जाएगी, तो आप ये मानकर चलिएगा लखनऊ भी एक विश्व स्तर का शहर बनेगा। फिर कभी गूगल पर टाइप करिए तो लिखा हुआ दिखाई देता है कि इट इज़ सिटी, मतलब कि विच कि कहाँ, जहाँ के बच्चे जाकर नोएडा या फिर दिल्ली में जाकर जॉब करते हैं। तो मुझे इस बात का अफसोस था कि भाई इस तरह से व्यवस्था पर अब ऐसी व्यवस्था बन रही है, लखनऊ बदल जाएगा। हाँ, कि पूरे देश विदेश के लोग वहाँ पर भी आएंगे और वहाँ पर नए नए संस्थान बनेंगे और लोगों, बच्चों को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं नौकरी उनको प्राप्त होगी। इस बात में कितनी सत्यता है? ये चर्चा लोगों में है या अफवाह में कह सकता हूँ, क्योंकि प्रमाणित नहीं है, कि लखनऊ के विकास में जितना काम आप लोग कर रहे हैं, सांसद होने के नाते माननीय जी की जो निधि आती है या आपके जो व्यक्तिगत प्रयास होते हैं, भाजपा की अंदरूनी राजनीतिक गुटबाजी की वजह से लखनऊ प्रदेश सरकार आपका उतना सहयोग या मंत्री इतना सहयोग नहीं कर पाते। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा कुछ इस तरह की अफवाहों से उनको आनंद प्राप्त होता होगा। पर आप सोचिए कि प्रदेश सरकार के माध्यम से ही तो, जब 105 किलोमीटर की रिंग रोड मैं कह रहा हूँ, तो 91 किलोमीटर NHI का तो 14 किलोमीटर उसमें राज्य सरकार का है। एग्जीक्यूशन का तो बहुत बड़ा काम जो है राज्य सरकार नहीं करना होता है, क्योंकि सारी NOCs जो है हर तरह के जो अप्रूवल्स होते हैं वो तो राज्य सरकार ने देने होते हैं। आज लखनऊ के अंदर देखिए जितने भी करीबन 6-7 नए पुल बन रहे हैं, जिसमें से 3 जनता को सुपुर्द कर दिए गए हैं, 4 अभी और मिलेंगे।
तो ये तो वहाँ की ब्रिज कॉरपोरेशन कर रही है। वहाँ पर हमको नए स्टेशनों पे करना हो, चाहे आज पूरे भारत का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो माननीय योगी जी ने तो आयोजित किया, लखनऊ में ही हुआ, जब विश्व के पटल पर लखनऊ पहली बार इतनी मजबूती से दिखाई दिया होगा। तो राज्य सरकार के बदौलत ही, और राज्य सरकार क्यों नहीं चाहेगी, राज्य सरकार का हृदय लखनऊ कैपिटल है, वो तो अगर नहीं चाहेगी, अगर आप अपने कैपिटल को अच्छा नहीं कर सकते हो तो दूसरे क्षेत्रों का क्या विकास करोगे। तो राज्य सरकार का तो बहुत ही सहयोग। लोकसभा चुनाव में आप अपना चुनाव लड़ रहे थे लखनऊ से, उसके बावजूद भी आप यहाँ से गोरखपुर तक प्रचार करके आए हैं। विधानसभा चुनाव में आप पूरे प्रदेश घूमते हैं। नीरज जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? एक कार्यकर्ता के रूप में जो सम्मान मिलता है, आज लोग यह जानते हैं कि अगर कहीं प्रचार कार्य में अगर नीरज जी जाएंगे तो कुछ गुणात्मक ही कर सकते हैं। तो ये भाव भी, ये विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आज मैं चाहे गाजीपुर गया, चाहे वो चंदौली, बनारस, जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में जाने का मौका मिला, आपके गाजियाबाद भी चुनाव प्रचार में जनरल वीके सिंह जी गए रहा, तो सभी जगहों पर प्रयास जनता से एक जुड़ाव है। वो बुलाते हैं, उनके साथ मिलकर उस पूरी प्रचार कार्य को, पैनापन, पार्टी के कार्यक्रमों को जनता के बीच में ले जाना, ये मुख्य उद्देश्य है। हर पद से ही प्रतिष्ठा नहीं होती, मुझे लगता है प्रतिष्ठा काम से मिलती है, और कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने यह काम करने का अवसर दिया है। हमारी पहचान उस भारतीय जनता पार्टी से है, ये बड़ी बात है। अंतिम सवाल है, भाजपा के आखिरी कार्यकर्ता के लिए आपका क्या संदेश है, सबसे लास्ट में खड़े हुए व्यक्ति के लिए? आज जनता के साथ साथ वह कार्यकर्ता जो जनता के बीच में पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर जा रहा है, उसके अंदर ये विश्वास है कि आज एक ऐसा व्यक्ति उनका नेतृत्व कर रहा है जो पार्टी के घोषणाओं को, पार्टी के कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लेकर आ रहा है। केवल वायदे नहीं है, आज देश को उसने पूरे विश्व पटल पर स्थापित हुआ है। तो हर एक कार्यकर्ता अपनी भूमिका को जानता है कि जब तक कोई कार्यक्रम, कोई घोषणा अगर जमीनी स्तर पर आनी है तो वो कार्यकर्ता जब तक नहीं लाएगा, कार्यकर्ता एक्टिव नहीं रहेगा, संचालित नहीं रहेगा, तब तक वो नहीं हो पाएगा। तो कार्यकर्ता संचालित रहे, क्योंकि हम केवल सरकार जो है सत्ता बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए करते हैं। तो ये देश बनाने का अवसर है उन कार्यकर्ताओं के पास, वो अपने आप को संचालित रखें। और देखिए, सत्ता केवल प्राप्ति का नहीं, सत्ता सेवा के लिए होती है। तो ये सेवा का कार्य हमको इस संगठन के माध्यम से मिल रहा है। अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करना, अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर हर एक कार्यकर्ता काम करता है। उसी अपेक्षा के साथ काम करे। प्राप्त करना अगर है तो दूसरी पार्टियां उनके लिए विकल्प हैं। नीरज जी, आपने बहुत समय हमको दिया, हमारे सवालों का जवाब दिया, और कुछ शंकाओं का, कुछ अफवाहों का खंडन भी आपने कर दिया है, अपना पक्ष भी पूरा रख दिया है। दोस्तों, नीरज जी थे जिन्होंने हमें लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक सारी बातें बताई। गाजियाबाद क्यों नहीं आते हैं ये भी बता दिया, और गाजियाबाद कितना इनके दिल में बसता है ये भी बताया है। हम नीरज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हिंट टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नए व्यक्ति के साथ, नए मेहमान के साथ एक बार फिर से आप मिलेंगे। नमस्कार।